राधे राधे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप लोगों को भी पता है कि जो रीट की ये वाली जो वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट है वो बहुत कम है, लगभग 7,000 या 10,000 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। यदि वैकेंसी बढ़ाई भी जाती है तभी भी 10,000 से के समथिंग यदि पोस्ट होती भी है तभी भी आप लोगों को पता है कि कितनी कम वैकेंसी है। लेकिन आप लोगों को इस चीज से बिल्कुल डरना नहीं है। आपको जितनी वैकेंसी है आपको एक पोस्ट से मतलब है, उतने ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये जो समय है उस समय को अपना पढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि ये जो समय है आप लोगों के पास, इस समय को या तो आप सोना बना दीजिए या सोने में गुजार दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा समय को अपना पढ़ाई में लगा दीजिए, सोने में गुजारना नहीं है। सर्दियों का मौसम है लेकिन अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करनी है और कोई भी चीज है उसको छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी चीज जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे उतना ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों, जिसका नाम है ध्वनि। और इस चैप्टर से न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है और प्री में भी इससे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस चैप्टर है। यदि आप इस चैप्टर को रट के चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होना है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को साइंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस बार बार देखने को मिलती रहे। और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की हम बिना समय जाया करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है ध्वनि, साउंड। साथियों ध्वनि होती क्या है? सबसे पहले हमारे मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ध्वनि होती क्या है। और जब भी मैं आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ध्वनि क्या है, तो रिप्लाई आता है कि, है ना, जो हमें सुनाई दे। ध्वनि क्या है? जो हमें सुनाई दे। और आप भी यही बोलोगे कि हाँ ठीक है, कि जो ध्वनि क्या है? जो हमें सुनाई दे। तो हम जो हमें सुनाई दे, इस पर्सपेक्टिव से बात ना करके हम इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि ध्वनि है क्या। और ध्वनि मैं मानता हूं कि ध्वनि एक तरंग है। क्या है? तरंग, जिसको बोलते हैं वेव। ध्वनि क्या है? एक तरंग है। ध्वनि क्या है? तरंग। तो आपको और हमें तरंग के बारे में ही क्या करना है? पढ़ना है। और तरंग से ही पूरा चैप्टर क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ध्वनि क्या है? एक वेव है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर वापस से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वापस से क्रिएट कर रहा हूं कि तरंग क्या है। आप लोगों को मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि ध्वनि क्या है? तरंग है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तरंग क्या है। तो तरंग की भी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि माध्यम में, देखिए तरंग है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, है ना। तो तरंग, तो सॉरी, माध्यम के कणों में डिस्टरबेंस, माध्यम के कणों में डिस्टरबेंस ही क्या है? तरंग है। डिस्टरबेंस मतलब हलचल और कंपन होना। माध्यम के कणों में क्या होना? कंपन होना या उनमें हलचल उत्पन्न होना ही क्या है? तरंग है। अब ये जो माध्यम के जो कण हैं जिनमें डिस्टरबेंस हो रहा है, जिनमें कंपन हो रहा है, ये अपने ही स्थान पर कंपन होना चाहिए। इसके लिए क्या शर्त है कि माध्यम के कणों में जो डिस्टरबेंस है वो क्या होना चाहिए? अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर कणों में क्या होगी? हलचल होगी। हलचल। अपने ही स्थान पर क्या हो रही है? कणों में हलचल हो रही है ना। इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरंग है जो हमें सुनाई दे रही है ना, ये भी क्या है? तरंग है। तरंग के माध्यम से ही आप क्या कर रहे हैं? ध्वनि को सुन रहे हैं। और तरंग क्या है? माध्यम के कणों में डिस्टरबेंस होना, माध्यम के कणों में विक्षोभ होना, माध्यम के कणों में हलचल होना, माध्यम के कणों में कंपन होना। लेकिन वो कंपन कैसे होगा? वो कण किस तरीके से कंपन करेंगे? अपने ही स्थान पर कंपन करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कण जाएंगे नहीं, अपने ही स्थान पर क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। तो वो क्या है? ध्वनि है। मुझे लगता है कि हम आप लोगों को चैप्टर की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। और मुझे लगता है कि आप ध्वनि के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि ध्वनि है क्या चीज। ठीक है, अभी तक आप लोगों को यदि ये नहीं पता हो तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि तरंग,
है ना। ध्वनि क्या होती है, तरंग होती है। अब हम तरंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ध्वनि तो हमने जान लिया है, अब हम तरंग के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और पूरा चैप्टर हमें तरंग पर ही पढ़ना है। तो देखिए, तरंग, वेव। अब मैं तरंग को दो भागों में बांट रहा हूं। एक तो माध्यम के कणों के आधार पर, माध्यम के कणों के आधार पर, दूसरा कणों में कंपन के आधार पर। एक तो मैंने क्या किया है कि माध्यम के कणों के आधार पर क्या किया, तरंगों को बांट दिया, और एक क्या किया मैंने, कणों में कंपन के आधार पर तरंगों को बांट दिया। तो इन दोनों चीजों को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो 2018 का रीट हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। माध्यम में कणों के आधार पर मैंने क्या किया, तरंगों को दो भागों में बांट दिया और मैंने उनको नाम दे दिया यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगे और दूसरे को मैंने नाम दे दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। कणों में कंपन के आधार पर मैंने नाम दिया अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है दोस्तों। अब यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं? यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनमें आएगा ध्वनि। इसके एग्जांपल में क्या आएगा, ध्वनि। और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके अंदर क्या आएगा, प्रकाश। अनुदैर्घ्य तरंगे, इसके ये क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि माध्यम के कणों, माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, किस दिशा में कंपन करें, तरंग संचरण की दिशा में ही क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, तो वो तो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। यदि माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करें, ठीक है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करें, और इसमें क्या जाएगा, कण लंबवत कंपन करे, लंबवत कंपन करे। इसमें देखिए अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है ना, वो इसमें क्या होता है, स्रंग और ग्रत होता है, ठीक है। एक होता है स्रंग और एक होता है ग्रत, ठीक है। एक होता है स्रंग और एक ग्रत, और ये किस तरीके से कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है। किस तरीके से कंपन करती है, लंबवत कंपन करती है। अनुदैर्घ्य जो तरंगे होगी, इनमें आएंगी ध्वनि तरंगे, है ना, क्योंकि ध्वनि तरंग में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में कौन सी आ जाएंगी, प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे, ठीक है, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे। अब तरंग मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, माध्यम के कणों के आधार पर और कणों में कंपन के आधार पर। इसको मैंने दो भागों में बांटा, एक तो यांत्रिक तरंगे, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। कणों में कंपन के आधार पर मैंने दो भागों में बांटा, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अब जो यांत्रिक तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंगे आती है, प्रकाश तरंगे आती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के अंदर कौन सी आती है, ध्वनि तरंगे आती है। अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर कौन सी तरंगे आती है, प्रकाश तरंगे आती है। अब साथियों, जो 2018 में जो क्वेश्चन आया था, वो आया था ध्वनि तरंगों की प्रकृति है, तो क्या आया था, अनुदैर्घ्य। कैसी प्रकृति है, अनुदैर्घ्य। जो ध्वनि तरंगी होगी वो कैसी तरंगी होगी, अनुदैर्घ्य तरंगी होंगी। कैसी होंगी, अनुदैर्घ्य। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे चीजों से प्री के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेंस के अंदर इस चैप्टर से काफी अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी प्री के अंदर आप लोगों से बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को तैयारी इसी अकॉर्डिंग करनी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और इस चैप्टर के अंदर चीजों को समझने की जरूरत ज्यादा है।
मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि जो तरंगे हैं इनके गुण क्या हैं। कुछ ध्वनि तरंगों के गुण होते हैं, है ना। वो देखिएगा। नंबर एक कि एक तो दो ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे ये निर्वात में गति नहीं करती, इनके लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में गति नहीं करती है, इसका मतलब निर्वात में वेग कितना होगा, जीरो होगा। निर्वात में इनका वेग कितना होगा, जीरो होगा। सेकंड, अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंगों का जो वेग है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में क्या होता है, ध्वनि तरंगों का वेग भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे v फॉर वेलोसिटी, ठीक है, v द्रव और v गैस। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा कि ठोसों के अंदर क्या होता है कि ठोसों के अंदर जो वेग है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, द्रव के अंदर कम और गैस के अंदर कम। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगों के वेग का क्रम बताइए। तो ठोसों के अंदर सबसे ज्यादा होगा, गैस के अंदर कम और द्रव के अंदर कम, फिर गैस के अंदर। अब ठोसों के अंदर ज्यादा क्यों होता है, इस चीज को हम समझेंगे। ठोसों के अंदर ज्यादा क्यों होता है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो आपको ध्वनि के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो एक नोट डालिएगा। नोट, ठीक है। ध्वनि का जो संचरण है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि जो ध्वनि का संचरण है ये संपीड़न व विरलन के रूप में होता है। संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। ध्वनि का जो संचरण है वो संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। अब संपीड़न क्या होता है और विरलन क्या होता है। संपीड़न जहां पर चीजें क्या है, ज्यादा है, कण बिल्कुल पास पास है, सघन इलाका है, तो उसको ही क्या कहते हैं, संपीड़न। और जहां पर चीजें दूर दूर हैं, जहां कण क्या है, दूर दूर है, वो क्या है, विरलन है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि संपीड़न कैसे होता है, विरलन कैसे होता है। जैसे देखिए, मैंने क्या लिया कि कोई चीज है, ठीक है, जिसके मैंने कोई भी चीज ले ली है ना, कोई भी पदार्थ ले लिया जिसके कण क्या है ना, थोड़े दूर दूर है ना, जिसके अंदर कण है। अब क्या होगा कि आपने क्या किया कि इस जगह पर, है ना, इस कण के पास, है ना, ऊर्जा आई, है ना, इस कण में क्या हुई, एक तरंग जनरेट हुई। क्या हुई, तरंग जनरेट। अब ये कण क्या करेगा, कंपन करेगा। क्या करेगा, कंपन करेगा। अब जैसे ही ये कण कंपन किया, ये कण कंपन किया, तो ये कण कंपन करेगा और अपनी जगह पर ही कंपन करेगा। कहां पर करेगा, अपनी जगह पर ही कंपन करेगा। और जैसे ही ये कण क्या किया, अपनी जगह पर कंपन किया, इसे सर 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 कंपन किया, और इसने जैसे ही कंपन किया तो इसने टल्ली जाके किसको मार दी, दूसरे कण को मार दी। इसने टल्ली मार दी। जैसे होता है ना कि आप क्लास में बैठे हो और क्लास में कोई बच्चा आता है, तो आप क्या करते हो, उसको एकदम से टल्ली मारते हो, और टल्ली मार के क्या करते हो, आप उस बच्चे को खिसका देते हो, फिर वो दूसरे बच्चे को धक्का लगता है, फिर वो जो धक्का लगा वो दूसरे बच्चे को लग गया, फिर उसको धक्का लगा, फिर उस दूसरे बच्चे को लग गया। तो इस तरीके से क्या होता है, धक्का लग जाता है। कई बार भीड़ वाले इलाके में भी जाते हैं तो कोई पीछे से धक्का लगाता है, फिर आगे वाले को लगता है, फिर आगे वाला लगाता है, उसके आगे वाले को, ऐसे धक्का, पूरी लाइन को धक्का लग जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, इनके अंदर होता है कि इस कण ने कंपन किया, इस कण ने क्या किया, कंपन किया, और इसने इसको धक्का मारा, फिर ये धक्का इसको मारेगा, फिर ये धक्का इसको मारेगा, फिर ये धक्का, इस प्रकार से क्या होता है, ये संचरण आगे की ओर बढ़ता जाता है। कहां बढ़ता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये कण अपने ही स्थान पर कंपन करेगा, ये चीज बिल्कुल स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, ये कण अपने ही स्थान पर क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। इसने अपने ही स्थान पर कंपन किया और इसको जाके क्या किया, धक्का दे दिया। अब इसको धक्का दिया तो ये कण दूसरी जगह पर जाएगा। इसने धक्का देके ये कण क्या हुआ, वापस आ गया, ये कण वापस आ गया। अब ये कण क्या चला गया, दूर चला। इस जगह पर क्या हुआ,
एक स्पेस क्रिएट हो गया, और यही क्या है, विरलन है, यही क्या है, विरलन। अब ये कण दूसरे कण के पास गया तो यहाँ क्या हुआ, एक जगह क्या हुई, सघन हुई, ठीक है, तो ये क्या बन गया, संपीड़न। तो ये संपीड़न और विरलन का जो खेल है ना, ये क्या होता है, चलता रहता है। ये संपीड़न और विरलन का जो खेल है ये चलता रहता है। इसी के अनुसार क्या होता है, ध्वनि का संचरण होता रहता है, ध्वनि का संचरण होता रहता है। तो ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है, संपीड़न और विरलन के रूप में ध्वनि का संचरण होता है। अब नेट विस्थापन, ध्वनि का नेट विस्थापन क्या होगा, वो 0 होगा। क्या, ध्वनि तरंगों के, ध्वनि तरंगों में, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये संपीड़न और विरलन का, है ना। इसके आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि ध्वनि तरंगों में कणों का नेट विस्थापन, नेट विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। जो कण है वो अपने ही स्थान पर क्या हुआ, वापस आ गया, अपने ही स्थान पर क्या गया, वापस आ गया। तो उसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। तो नेट विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। वो कण है, उसने डिस्टेंस होना था कि उसने कंपन किया, कंपन करके वापस अपने ही स्थान पर क्या हो गया, वापस आना, तो उसका क्या हो गया, नेट विस्थापन भी क्या हो गया, शून्य हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है कि ध्वनि का जो संचरण है वो बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है कि संपीड़न और विरलन के माध्यम से होता है, और संपीड़न और विरलन किस तरीके से होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम संपीड़न और विरलन की ये बात हो गई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल, ठीक है, और इसको टी से शो करते हैं, किससे, टी से। आवर्तकाल होता क्या है, एक चक्कर, ठीक है ना, एक चक्कर या एक कंपन में लगने वाला समय, एक चक्कर, जैसे ये जो कण है ना, ये की जो कण है, ये क्या किया, एक बार इधर गया और एक बार वापस से इधर आ गया, तो एक चक्कर हुआ, है ना, या एक कंपन हुआ। एक कंपन में लगने वाला समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है, ठीक है। एक कंपन, है ना, करने में लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है। एक चक्कर या एक कंपन में लगने वाला समय क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक चक्कर या एक कंपन में लगने वाला समय क्या है, आवर्तकाल है, और हम इसको किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि हम इसको किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। नंबर 2, आवर्ती, है ना, इसको न्यू से या एन से दर्शाते हैं। अब आवर्ती क्या होती है ये भी समझ लीजिए कि एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, कि जो कण था वो गया और आया, फिर एक बार और चला गया, एक सेकंड के अंदर उसने क्या किया, दो बार कंपन कर लिया, एक बार गया आ गया, एक बार गया वापस आ गया। तो एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या क्या है, आवर्तकाल। एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या, ये क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। कि एक सेकंड में उसने कितनी बार कंपन किया, है ना, हाउ मच, ठीक है। आवर्ती के लिए क्या आएगा, हाउ मच, है ना, कि आपने कितनी बार क्या कहते हैं जो वो चीज की है ना, तो उस चीज का क्या है, आवर्ती है। तो एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या ही क्या है, आवर्ती। और हम इसको किससे दर्शाते हैं, है ना, इसे यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। अब एक सेकंड में कंपन हो रहे हैं तो न्यू बराबर 1/t। एक सेकंड में होने वाले कंपन, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या ही क्या है, वो क्या है, आवर्ती है ना। तो एक एक कंपन कितने टाइम में हो रहा है, तो उस वो चीज आप लोगों को क्या करना है, बतानी है, वही क्या है, आवर्ती है, वही क्या है, आवर्ती। तो ये चीज, दोनों चीजें जो आवर्तकाल और आवर्ती, इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि आवर्ती क्या होती है और आवर्तकाल क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की और आयाम की, कि तरंग दैर्घ्य क्या है और आयाम क्या है।
तरंग दैर्घ्य। देखिए इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से काफी बार एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इन चीजों का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों के मध्य की दूरी, विरलनों के मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो क्रमागत संपीड़नों विरलनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। और ये क्या डिस्टेंस है? दो, अभी मैंने बताया ना आपको, संपीड़न और विरलन। तो एक बार संपीड़न और एक बार विरलन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। और इसको किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आयाम। आयाम क्या होता है? इसको ए से दर्शाते हैं, ठीक है। माध्यम के माध्य स्थिति से, ठीक है ना, माध्य स्थिति से, ये ध्यान रखना है बिल्कुल इसको, चीज को, इसमें इस पॉइंट को, माध्य स्थिति से माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से माध्यम के कणों का क्या है? अधिकतम विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और इसे ए से दर्शाते हैं कि माध्य स्थिति से कोई कण कितनी बार इधर गया है ना, अधिकतम इतनी बार, कितनी डिस्टेंस पर गया है, और इधर की साइड कितनी डिस्टेंस पर गया है, ठीक है। तो जैसे हम पे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम में हम देखते हैं कि एक बार पेंडुलम को लटका दिया तो वो एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो कितना आयाम कितना होगा, वो उसने कितनी डिस्टेंस तय की। तो माध्य स्थिति से माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन ही क्या होता है? आयाम कहलाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आयाम क्या होता है, इसके अंदर क्या आएगा? विस्थापन आएगा, ना कि दूरी। तो ध्यान रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य और आयाम। आपसे पूछा जा सकता है कि आयाम क्या होता है, और आयाम से हम जब पढ़ेंगे तो आयाम के बारे में भी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जिसे हम प्रबलता बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आयाम वर्ड आप लोगों के आएगा। तो अब देखिए तरंग वेग, तरंग वेग v, इसको हम किससे दर्शाते हैं? v से। अब जो वेग होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यदि हमें वेग निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर दूरी क्या हो गई थी? लैम्डा, और समय t। और हमने पढ़ा कि u या n बराबर क्या होता है? 1/t। तो अभी हम पढ़ के आए आवर्ती के बारे में, ठीक है। तो 1/t हो गया, 1/t। तो v बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा u या लैम्डा n। ये आपके पास तरंग वेग का फॉर्मूला आ गया। और ये तरंग वेग का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि तरंग वेग होता क्या है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा कि एक नोट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि लेमडा का मान हमेशा किस में आएगा? मीटर में आएगा। और जो तरंग वेग है वो भी किस में आ जाएगी? फिर यदि लेमडा का मान मीटर में है, हमेशा मीटर में लेना है, तो फिर जो तरंग वेग है वो भी किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड को भी किस में लेना है? सेकंड के अंदर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं कि तरंग दैर्घ्य का मान मीटर में होगा। किसमें होगा? मीटर में होगा। तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? मीटर में होगा। और एक चीज छूट गई थी कि आवृत्ति होती है, क्या होती है? आवृत्ति, उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो लिख लीजिए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये जो दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि एक तो तरंग दैर्घ्य होता है, उसका मान किसमें होगा? मीटर में होगा। किसमें होगा? मीटर में। आपको यदि मान लीजिए तरंग दैर्घ्य दी हुई है कि 35 सेंटीमीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 35 मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसमें लेनी है? मीटर में लेनी है। और यदि मीटर में लेंगे तो तरंग वेग भी किसमें होगा? मीटर पर सेकंड के अंदर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और आवर्ती का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है।
आवर्ती को हम किससे मापते हैं? हर्ट्ज से। तो साथियों मुझे लगता है कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये छोटी छोटी चीजें इससे तरंग वेग से एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, मान दिया हुआ है, दो चीजों का मान दे देगा, तीसरी चीज का मान पूछ लेगा। यदि आप लोगों को तरंग धैर्य दी हुई है और टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आपसे वेग का मान पूछ लेगा। यदि वेग दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो आपसे तरंग धैर्य भी पूछी जा सकती है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार आवर्ती के आधार पर, किसके आधार पर? आवर्ती के आधार पर यदि मैं बात करूं ध्वनि तरंगों के प्रकार की, तो आवर्ती के आधार पर जो ध्वनि तरंगों के जो प्रकार है वो तीन है। कितने हैं? तीन। कौन कौन से? नंबर एक, अपश्रव्य, अपश्रव्य तरंगे। नंबर दो, श्रव्य तरंगे। और नंबर तीन, पराश्रव्य तरंगे। नंबर तीन क्या है? पराश्रव्य तरंगे। इनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक ऑडिएबल, और ये होती है अल्ट्रासोनिक। अब मैंने आप लोगों को ये जो नाम है वो इंग्लिश में इसलिए लिखवाए, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अल्ट्रासोनिक तरंग, डायरेक्ट आपको इंग्लिश में नाम दे दिया, पराश्रव्य की जगह क्या बोल दिया? अल्ट्रासोनिक। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको अल्ट्रासोनिक भी ध्यान रखना है और इंफ्रासोनिक भी ध्यान रखना है, ये दोनों नाम आप लोगों को क्या करने, ध्यान रखना है। अब अपश्रव्य जो तरंगे होती हैं साथियों, जो अपश्रव्य जो तरंगे होती है ना, इनका इनकी जो आवृत्ति है वो 0 से 20 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 0 से 20 हर्ट्ज, या आप 20 हर्ट्ज से कम भी बोल सकते हैं। 0 से 20 हर्ट्ज के बीच यदि आवृत्ति है तो वो क्या है? अपश्रव्य तरंगे। यदि 20 से, है ना, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, यदि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यदि आवृत्ति है तो वो क्या है? श्रव्य तरंगे। और यदि 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है ना, यदि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी यदि किसी की आवृत्ति, कोई साउंड है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी क्या है? ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम पराश्रव्य तरंगे, जो हमें सुनाई भी नहीं देती है। हमें सिर्फ सुनाई देती है कौन सी? श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल तरंगे। इनको हम सुन सकते हैं। मनुष्य के जो कान है वो सिर्फ कौन सी तरंगों को सुनने के लिए बने? श्रव्य तरंगों को सुनने के लिए बने, और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। यदि 20 हर्ट्ज से भी यदि आवृत्ति कम है तो आपको वो सुनाई नहीं देगी। वो किसको सुनाई देती है? वो कुत्तों को सुनाई दे सकती है, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपश्रव्य तरंगों की अपश्रव्य तरंगे सुनाई दे जाती है। इस प्रकार जैसे भूकंप होता है, तो भूकंप और ज्वालामुखी के जो समय है उस समय कौन सी तरंगे निकलती है? अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी के समय ये तरंगे निकलती हैं। नंबर दो, है ना, हाथी और व्हेल, हाथी और व्हेल जो मछली है ना, वो ये हाथी और व्हेल मछली क्या करते हैं? ये तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, है ना, उनके जो साउंड होता है ना, उनसे कौन सी तरंगे निकलती हैं? अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। हाथी और व्हेल मछली होती है तो उनसे क्या निकलती है? अपश्रव्य तरंगे निकलती है, जो हमें सुनाई भी नहीं देती। ठीक है, अच्छे से। अब जो श्रव्य तरंगे हैं इनको कौन सुन सकता है? मनुष्य सुन सकता है ना, क्योंकि हमारे सुनने के लिए ही ये बनी है। बस सिर्फ जिनकी आवृत्ति 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक है। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासाउंड, तो आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में तो सुना ही होगा कि पराश्रव्य तरंगे, इनको ये किसके इसके अंदर सुनाई देंगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सोनार, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। इसको मैं एक बार से अच्छे से लिखवा देता हूँ कंप्लीटली, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो किस किस को सुनाई देती है और किस किस को सुनाई नहीं देती। अब देखिए कि इनका जो लेमडा का मान है ना, इसमें जो अपश्रव्य जो तरंगे हैं इसके अंदर लेमडा का मान 17 मीटर से अधिक होता है। कितना होता है? 17 मीटर से अधिक। और श्रव्य तरंगे, इनका लेमडा का मान 17 एमएम से अधिक होता है, और पराश्रव्य तरंगे उनका 17 एमएम से क्या होता है? कम होता है। तो ये चीज अभी आप लोगों को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर इनका यूज कहाँ पर है वो भी हमें इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्री की जो तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की तैयारी के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों को क्या करना है, इतना ही जानना है, समझना है, और अपनी क्या करनी है, तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा चीजों को हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है। सिर्फ यही पता होना आवश्यक नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है।
ये भी पता होना आवश्यक है कि आपको छोड़ना क्या है। तो ध्वनि तरंगों के प्रकार हमने किसके आधार पर देखे, आवर्ती के आधार पर देखे। कौन कौन सी तरंगे होती हैं, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे जिनको इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाएगा, उनकी आवृत्ति होती है 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। श्रव्य तरंगे जिनकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और पराश्रव्य तरंगे जिनकी 20,000 हर्ट्ज से भी क्या होती है, ज्यादा आवृत्ति होती है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब पराश्रव्य तरंगों के बारे में एक बार अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं कि पराश्रव्य तरंगे हैं वो कहां कहां पर यूज होती है। पराश्रव्य तरंगे नंबर एक तो सोनार में, जिसकी आप फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। एक तो सोनार के अंदर एक ब्लॉक पता करने में, ब्लॉक पता करने में। नंबर 3 चमगादड़। चमगादड़ कौन सी, चमगादड़, चमगादड़ से उत्पन्न होती है, ठीक है। नंबर 4 जो मिलेरियो के अंदर होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर, सोनोग्राफी में यूज होती है, सोनोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक है। तो एक तो सोनार के अंदर एक ब्लॉक पता करने में और चमगादड़ से उत्पन्न होती है, और सोनोग्राफी में क्या होता है, इसका यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और पथरी का पता लगाने में, पथरी का ऑपरेशन करने में भी इसका यूज होता है। और आगे बहुत सारी चीजों में, कई सारी चीजों में, चिकित्सा के अंदर काफी सारी चीजों में इनका क्या होता है, यूज होता है। यदि आपको कई जगह घर की साफ सफाई करनी है, कई जगह ऐसी होती है जहां पर साफ सफाई नहीं हो सकती, उसमें भी कई बार पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर यूज करते हैं, लेकिन हमें 4 चीजों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है कि एक तो सोनार के अंदर ब्लॉक पता करने में, कि किसी जगह पर यदि ब्लॉक है तो उस जगह का पता करने में, और चमगादड़ से उत्पन्न होती है, ठीक है। और एक सोनोग्राफी में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। तो पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड तरंगों का यूज कहां कहां पर होता है, ये आज हमने देखा। बाकी और जो भी चीजें हैं जिसमें तरंगों की प्रबलता है, तरंगों में तारत्व है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और किस प्रकार जो आवृत्ति है वो किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है, कि आवाज पतली होगी, भारी होगी, इस चीज से क्वेश्चन लास्ट जो रीट है, जो मैंने रीट दिया था जिस समय फ्री हुआ था, उस रीट के अंदर आवृत्ति से क्वेश्चन आया था, शेर की दाल वाला एक क्वेश्चन आया था कि उसकी प्रबलता या आवृत्ति ज्यादा होगी, कम होगी। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। अभी आप इन चीजों को देखिए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये चीजें अपश्रव्य क्या है, श्रव्य क्या है, पराश्रव्य क्या है, आवृत्ति क्या होती है, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और ध्वनि होती क्या है, ये भी हमने आज की क्लास में जाना। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझिए और बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पूरा एकदम सिस्टमेटिकली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। और जो भी साथी को चीजें समझ में आ रही है, वो अपने पास वाले साथी को, है ना, जिसको भी साइंस में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो अपने साथी को जरूर बताएं कि आपको क्या करना है, ये वाली क्लास देखनी है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। रटना कुछ भी नहीं है, आप भले कहीं से भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन चीजों को रटना नहीं है। चीजों को, एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझना है। जितनी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। काफी जल्दी एग्जाम है और समय भी कम है और वैकेंसियां भी थोड़ी कमी है। सरकार को वैकेंसियां बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इतनी कम वैकेंसियों पर रीट है वो पहली बार होने जा रही है अब तक के इतिहास में। मुझे तो नहीं लगता इतनी कम वैकेंसियां सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि भले रीट एक साल बाद करवा लेती, लेकिन बहुत वैकेंसियां, लगभग 20-30 हजार वैकेंसियां तो आप लोगों के लिए होनी चाहिए थी। कोई ना, लेकिन हमें उस चीज पर एक बार के लिए ध्यान नहीं देकर हमें क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। जो भी होगा वो बात की बात है। अभी सिर्फ आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।